नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ चेरनोबिल डिजास्टर, जो कि अपने आप में दुनिया में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर था। ये हुआ था 26 अप्रैल 1986 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है चेरनोबिल डिजास्टर बिगेन ऑन 26 अप्रैल 1986। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन ने इन पावर प्लांट्स में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया और उनमें से एक इन्वेस्ट किया इस चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में। इसका नाम चेरनोबिल इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बगल में चेरनोबिल शहर था, जो कि इससे लगभग 16 किलोमीटर दूर था और इसके बगल में एक नदी बहती थी, जिससे इस पावर प्लांट को हमेशा पानी सप्लाई होते रहता था। और ये उस समय का सोवियत यूनियन का सबसे पावरफुल प्लांट में से एक था। ये फोटो देख रहे हैं आप, ये फोटो है चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की। इसमें चार चैम्बर थे, एक, दो, ये तीसरा और ये चौथा चैम्बर, जिसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। और वो भी थे RBM के 1000 डिज़ाइन के। पहले जो दो चैम्बर थे इनका ऑपरेशन शुरू होता है 1977 में। उसके बाद जो तीसरा चैम्बर होता है उसका ऑपरेशन 1981 में शुरू होता है, और जो लास्ट वाला यानी कि चौथा चैम्बर ये होता है 1983 में, इसका चलन शुरू होता है। और इन पावर प्लांट का मकसद ही होता है बिजली जनरेट करना, और जो कि अपने आप में 1000 मेगावाट बिजली पैदा करते थे, चारों के चार। यानी कि एक 1000, दूसरा 1000, तीसरा भी 1000 और चौथा भी 1000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। और इन चारों न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मिलाकर ये पूरे यूक्रेन की लगभग 15 से 20% जो बिजली है ना, वो पैदा करते थे। और जो ये डिजास्टर हुआ इस फोर्थ चैम्बर में, जिस समय एक रूटीन चेकअप चल रहा था, उस समय ये डिजास्टर हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। असल में न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए स्टीम की ज़रूरत होती है, यानी कि भाप की ज़रूरत होती है। और भाप कहाँ से आती है? पानी से। यानी कि पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगी, और भाप न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाएगी। अब इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। देखो, ये देख रहे हैं आप, ये है टरबाइन जो इसको घुमाते हैं, और ये चलता है इस स्टीम की मदद से, जो कि लाल कलर में दिख रहा है आपको। ये स्टीम है, यानी कि भाप है ये, और ये भाप है। ये भाप आएगी तब ये टरबाइन चलते हैं। और ये भाप कैसे बनती है? भाप बनती है इस जो पानी लगातार फ्लो हो रहा है, इससे भाप बनती है। यानी कि पानी फ्लो होगा तो इससे भाप बनेगी, पानी गर्म होगा तो भाप बनेगी, और भाप बनेगी तो ये इन टरबाइंस को चलाएगी। ठीक है। लेकिन क्या होगा इन केस कि अगर इनको पानी मिलना ही बंद हो जाए, यानी कि जो वाटर का फ्लो है यहाँ पर बंद हो जाए, तो होगा क्या? होगा यही कि कुछ ना कुछ तो इस न्यूक्लियर में आपको डिजास्टर देखने को मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है, मान लो कई बार होता है कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ठीक है, तो उस समय ये बिजली सप्लाई कैसे करेंगे? इसे बिजली सप्लाई नहीं होगी, यानी कि मोटर नहीं चलेगी, तो पानी कैसे आएगा यहाँ पर? तो उसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर टेस्ट चल रहा था। और टेस्ट ये चल रहा था कि अगर मान लो बिजली चले गई, तो और बिजली जाने के बाद इन्होंने बैकअप के लिए वहाँ पर जनरेटर रखे थे। यानी कि जनरेटर जिसको चलाने में लगभग 1-2 मिनट का वक्त लग जाएगा, ऐसे जनरेटर थे वहाँ पर। तो उस बीच वहाँ पर क्या करेंगे ये, ऐसा इनका कहना था। तो हुआ ये कि इन्होंने सोचा, क्यों ना वो जो भाप बन रही है वो थोड़ी देर तक तो रहेगी उसमें, क्यों ना उसी से ही न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाया जाए। तो उसी समय ये टेस्ट चल रहा था उस समय। अब जो धमाका हुआ वो हुआ रिएक्टर नंबर 4 में। जो आप चार न्यूक्लियर रिएक्टर देख रहे थे ना, चार न्यूक्लियर रिएक्टर देखो कौन कौन से हैं। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। इस चौथे न्यूक्लियर रिएक्टर में धमाका हुआ था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये रिएक्टर पर इससे पहले टेस्ट नहीं किया हो। असल में तीनों रिएक्टर यानी कि चारों रिएक्टर पर टेस्ट किए जा चुके थे, और 3 रिएक्टर उसमें से चलते थे, और बाकी चौथा जो कि होता था लेकिन हर बार फेल हो जाता था। तो इसीलिए उस रात उसी चीज़ पर टेस्टिंग चल रही थी इस चौथे रिएक्टर में। चेरनोबिल का जो न्यूक्लियर डिजास्टर था वो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम फेंका था उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। आज के समय आप चेरनोबिल डिजास्टर वाली जगह पर जा ही नहीं सकते। वहाँ पर 1017 स्क्वायर मील में आपका घूमना एकदम मना है। असल में उस रात जब टेस्टिंग चल रही थी, यानी कि रिएक्टर नंबर 4 पर जब टेस्टिंग चल रही थी, तो जो 1600 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहे थे न्यूक्लियर रिएक्टर, वो उनको रिड्यूस करने को कहा गया। और कहा गया कितना, 700 से लगभग 1000 मेगावाट बिजली के बीच में तुम्हें रिड्यूस करना है, यानी कि उसका लेवल करना है। और असल में वो उतना नहीं हुआ, वो एकदम डिक्रीज कर गया और वो 30 मेगावाट तक पहुंच गया, जो कि अपने आप में काफ़ी कम था।
पहले तो साइंटिस्ट समझ नहीं पाए कि ये इतना कम कैसे पहुंच गया। फिर उन्हें जब पता लगा कि इसमें जिनोन 135 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पर लिखा है ना, विच इज़ अ रिएक्शन इनहेबिटिंग न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। जिनोन 135 एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर था, और ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो जिनोन 135 है उसे बोलते हैं रिएक्टर पॉइजनिंग। और जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर को ज़्यादा ही कम बिजली पैदा करने लग गया, तो उस समय उन्होंने एक साइंटिस्ट थे एंटनी नाम से, कि कंट्रोल रोड्स को बाहर निकालो। जैसे ही कंट्रोल रोड्स को बाहर निकालेंगे तो क्या पता वो थोड़ा स्पीड अप हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने बाहर निकाला और जो पावर थी ना वो लगभग 200 मेगावाट तक पहुंच गई थी। यहाँ पर लिखा है ना, देखो, पावर वुड बी इंक्रीज्ड फर्दर टू 200 मेगावाट। लेकिन उस समय कोई टेस्टिंग नहीं चल रही थी। उस समय ये था कि उस पावर को लगभग 700 से 1000 मेगावाट के बीच में लाना है, तो इस वजह से उस पर काम चल रहा था। लेकिन फिर एंटोली का ऑर्डर आया कि इतने से कुछ नहीं होने वाला, हमें तो 700 से लगभग 1000 मेगावाट के बीच में इसको लाना है। तो इन्होंने क्या करा, जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें लगभग 211 कंट्रोल रॉड्स होती हैं। उन्होंने बोला कि सारी की सारी बाहर निकालो, लगभग 8 को छोड़ दो, यानी कि 8 कंट्रोल रॉड नहीं निकाली और लगभग जो बची कुची थी सब निकाल दी। और लेकिन यहीं पर ही गड़बड़ हो गई। हर बुक में ये लिखा रहता है कि लगभग 15 रॉड तो उसमें होनी ही चाहिए, लेकिन इन्होंने कितनी बचाई, सिर्फ 8 रॉड। और इतनी तेज जो इन्होंने रॉड बाहर निकाली की सारी के सारी, तो उस वजह से जो रिएक्शन था वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ। यानी कि लेवल जो था 700 मेगावाट होना था, 700 से 1000, और वो उससे भी ऊपर चले गया। इतनी तेज जो कंट्रोल रॉड निकाली बाहर, इसकी वजह से जो ये सारा का सारा पानी था वो लगभग भाप में चेंज हो गया। असल में जो ये पानी इतनी तेजी से भाप बना, तो जो जिनोन था जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा था वो भी खत्म हो गया इतनी तेज स्टीम बनने की वजह से। और इतनी तेजी से जो ये स्पीड अप हो रहा था ना, उसके वजह से पूरी बिल्डिंग हिलने लग गई थी। वर्कर्स ने रियलाइज़ किया कि अब इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाने की ज़रूरत है, और उन्होंने वो बटन दबा दिया। और इस बटन का मतलब था कि वो जो जितनी कंट्रोल रॉड तुमने बाहर निकाली है ना, वो सारी के सारी दोबारा से उसके अंदर डालनी है। लेकिन इस कंट्रोल रॉड में एक गड़बड़ी थी। जब ये सारी की सारी कंट्रोल रॉड अंदर डाली, उस समय जो कंट्रोल रॉड के ऊपर का हिस्सा था ना, वो बना था बोरोन से, जो कि जो न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब कर देता था। यहाँ पर लिखा है ना, देखो, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन। और जो नीचे का हिस्सा था वो बना था ग्रेफाइट से, जो कि स्पीड को तेज कर देता था। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई। और हुआ भी यही कि जैसे ही कंट्रोल रॉड अंदर डाली गई और सारी की सारी ग्रेफाइट की टिप पर क्या मौजूद था, ग्रेफाइट मौजूद था, उसने रिएक्शन को स्पीड अप किया, और उसी वक्त तुरंत एक धमाका होता है। और जहां ये बोला गया था कि उस समय 700 मेगावाट तक उसे लाना है, अब वो 33,000 मेगावाट तक उसकी स्पीड पहुंच चुकी थी। लेकिन ये तो पहला धमाका था जो कि उसकी एक कोर में हुआ था। उसके कुछ देर बाद, यानी कि कुछ सेकंड बाद, एक और धमाका होता है। उस स्ट्रक्चर के ऊपर लगभग 1000 टन की लीड लगा रखी थी, और वो भी हवा में उड़ जाती है। इस हादसे में लगभग 2 लोगों की तो उसी समय मौत हो जाती है, और लगभग 100 रेडियो एक्टिव एलिमेंट और 5% जो यूरेनियम फ्यूल था ना, वो हवा में उड़ जाता है। और उस समय पता है कितना फ्यूल था वहाँ पर, 192 टन यूरेनियम फ्यूल था, और उसमें से 5% आप मानिए तो पूरा का पूरा हवा में उड़ गया। और जब ये धमाका होता है उसी समय फायर फाइटर्स वहाँ पर आते हैं, लेकिन इन फायर फाइटर्स को क्या पता कि वहाँ पर क्या हुआ। उस आग को बुझाने में लगभग 10 दिन का समय लगा, और उस 10 दिन में जो फायर फाइटर्स ने क्ले की मदद से, यानी कि मिट्टी की मदद से, बोरोन की मदद से और लेड की मदद से उस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो आग बुझी नहीं। हिस्टोरियंस का कहना था कि वहाँ पर लगभग 600 सोवियत पायलट थे जो कि उस आग को बुझाने में लगे थे, और उसके ऊपर इर्द गिर्द चक्कर मार रहे थे उस रेडिएशन के। लेकिन जब ये फायर फाइटर्स वहाँ से निकले ना, तो घर जाके इनमें से कितनों की मौत हो गई, कितने रेडिएशन के चक्कर में कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे थे, किसी को उल्टी आ रही थी। लगभग इसमें सारे लोग जो इसकी रेडिएशन की चपेट में आए थे वो सारे के सारे मारे गए थे। और इस एक हादसे की वजह से लाखों लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, देखो, 237 पीपल शोड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट इरेडिशन सिंड्रोम। 237 लोगों के पास ये सिंड्रोम पाया गया है, और जिनमें से 134 पर हाई डोज पाया गया है इसका। उसके अलावा 31 पीपल तो उसी समय डाइड हो गए थे, मर गए थे, जिस समय जो आग लगी थी, जिस समय वो फटा था। यानी कि उसमें से 28 तो फायर फाइटर्स थे और ऑपरेटर्स थे, और 3 जो है अलग अलग बीमारी से मरे। उसके अलावा 10 साल के अंदर अंदर 14 लोग जो कि उसके आसपास थे वो भी मर गए।
ठीक है। उसके अलावा बताया जाता है कि 6 लाख से लेकर 8 लाख लोग जो उस पूरे इलाके में रहते थे, यानी कि उस रेडिएशन जहाँ जहाँ वो रेडिएशन फैला वहाँ वहाँ तक, वो जो 6 से 8 लाख लोग थे ना, वो अलग अलग बीमारी से मरे। यानी कि मरे तो रेडिएशन से, लेकिन किसी को कुछ था, किसी को कैंसर था, उस वजह से मरे। उसके अलावा उस पूरे इलाके में जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था लगभग 16,000 इनहेबिटेंट्स रहते थे, जो कि 30 किलोमीटर का दायरा था। उन पर भी वो असर पड़ा, जिसमें से 565 केसेस ऐसे थे जिनको थायराइड कैंसर था, जिसमें 14 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। उसके अलावा किसी को कैंसर हुआ, किसी को ल्यूकेमिया हुआ, और कितने के तो केसेस रजिस्टर ही नहीं हुए, वह ऐसे ही मारे गए। तो इतना ज़्यादा एक एक डिज़ास्टर से इतना ज़्यादा कुछ बिगड़ा। पूरे माउंटेन्स, वो हर जगह रेडिएशन फैला। और ये इतना खतरनाक रेडिएशन था, मैंने आपको बताया ना कि ये जापान में जो गिराए गए बम थे हिरोशिमा और नागासाकी में, उससे भी ज़्यादा डेंजर था। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।